अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गोहर इजाज़ है। आज के पॉडकास्ट में सब देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। पाकिस्तान गुजरते वक्त के साथ साथ मुआशी बदहाली का शिकार होता रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त पाकिस्तान की मुआशत के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो रहा है। इसी मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेड मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर तैयब जावेद और उनके साथ मौजूद हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PSF की तरफ से मिस्टर रेहान हसन सफदर, जिनसे हम गुफ्तगू करके ये जान पाएंगे कि पाकिस्तान की मुआशत की बदहाली के पीछे असल मसाइल हैं क्या। जी मिस्टर रेहान हसन सफदर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? दुआएं सर। और तैयब जावेद, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज के पॉडकास्ट में आपको बुलाने की असल वजह यही है कि आवाम को हम ये बता पाएँ कि मुआशत की बदहाली के पीछे असल में क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तकरीबन हर बंदे को यही पता होता है कि यार मुआशत की बदहाली के पीछे ये वजूहात हो सकती हैं, ये वजह, लेकिन आज हम मेन पॉइंट्स को हाईलाइट्स करेंगे। आपको इसी वजह से बुलाया क्योंकि आपको पता है कि किसी भी मुआशरे की मुआशत की उसकी इकॉनमी के पीछे असल वजूहात हो क्या सकती हैं। तो मिस्टर रेहान हसन सफदर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, पाकिस्तानी मुआशत की बदहाली के पीछे कोई ख़ास वजह? देखिए, अगर जिस तरह आपने ख़ास लफ्ज़ बोला है तो ख़ास वजह मेरी नज़र में सबसे पहले एजुकेशन है, और उसके अंदर भी प्राइमरी एजुकेशन है। लाइक मतलब जो हमारी बुनियादें होती हैं, अगर वो मजबूत होंगी तो एक कौम अच्छी बिल्ड होगी और वो मईशत डेफिनेटली ऊपर जाएगी। तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है इसमें। ठीक है, और आपने ये बताया कि एजुकेशन आपको लगती है कि मतलब की हो सकती है। तो मिस्टर तैयब, आपको क्या लगता है कि आपके लिहाज से कोई ख़ास वजह हमारी मुआशत की बदहाली के पीछे? सर उसमें तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पुअर मैनेजमेंट है, मिस मैनेजमेंट है। कोई भी चीज़ मैनेज नहीं है, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, और यही चीज़ें हैं जो एक कंट्री को डिज़ास्टर की तरफ लेके जाती हैं। अच्छा ठीक है, आपने भी सही बता दिया, आपने एजुकेशन बता दिया, आपने पुअर मैनेजमेंट बता दिया। अच्छा, मेरा आपको क्या लगता है कि मतलब कि ऐसा लगता है कि आपको कोई IMF का कोई किरदार है इसमें? हम जो कर्जा लेते हैं बेसिकली हम उसका यूटिलाइज सही नहीं कर पाते। ठीक है, हम चीज़ों को यूटिलाइज सही करना, देखें अगर आप कर्जा ले रहे हैं, कर्जा सिर्फ इस शर्त पे लें आपके आप उसे कोई ऐसे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाएँ जिनसे मजीद अर्निंग हो। ठीक हो गया, लाइक मतलब कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएँ, इंडस्ट्रीज ओपन करें, फैक्ट्रीज लगाएं और कुछ भी ऐसा करें जिससे हमें पैसे का बढ़ावा हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सड़कों की तरफ और पुल्स बना लेते हैं। और नहीं, मतलब कि आपको ये लगता है कि हमारी जो इंपोर्ट, मतलब कि वो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट कम है? जाहिर बात है एक्सपोर्ट कम, मतलब बराबर ना कभी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम अपनी एक्सपोर्ट को ज्यादा कर लें, मतलब कि जितनी इंपोर्ट आ रही है, अभी इंपोर्ट भी जरूरी है, ठीक है, किसी भी मुल्क के। अभी फॉर एग्जांपल हम टेक्नोलॉजी जो हम बाहर नहीं बेच रहे, ठीक है, हम एक ज़राई मुल्क है, तो आप कहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये भैया आप बताएं, हमारी एक्सपोर्ट कैसे ज़्यादा हो सकती है? सर उसमें एक्सपोर्ट आपकी तभी ज़्यादा हो सकती है जब आप लोकलाइजेशन के ऊपर आएँ। अगर मैं स्पेशली बात करूं कि यहाँ पे हमारे टमाटरों की बड़ी ज़्यादा जरखेज़ी होती है, हमारे यहाँ पे बनाई जाती हैं चीज़ें, लेकिन उसमें ये होता है कि हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बड़े बड़े ये ज़रा मिलों में भिजवा देते हैं चीज़ें, और बाद में जब हमें चीज़ें मतलब ज़ख़ीरा करके, और मतलब मेन हमारा यही होता है कि हमने महंगे दामों में बाहर बेचना है, और मेन जब आवाम तक जो एक रिलीफ आना चाहिए उस, क्योंकि देखें ना, जब आपके पास बल्क में ज़्यादा स्टॉक होगा आवाम को उतनी चीज़ें सस्ती मिलेंगी, और जितनी शॉर्टेज होगी उतनी ज़्यादा महंगी। मतलब आप शॉर्टेज के देखें, मुनाफा कमाने के लिए ये शॉर्टेज जानबूझ के क्रिएट की जाती है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न किया जाए, और ये हर जगह पे ये चीज़ प्रैक्टिस होती है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल कि जब हमारे पास चीज़ें आती हैं तो पहले हम उसको बाहर सेल कर देते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जब हमें चाहिए होती तो वो जब बाहर से मंगाते तो महंगे दामों से मिलती। तो ऐसे भी मुआशी बदहाली हो रही है। सर इसमें एक ये भी चीज़ देखें ना, हमारे पास क्या है, अगर हम दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कुछ जो हम बेच सकते हैं पिंक सोल्ट है। अगर सिर्फ हम पिंक सोल्ट पे अच्छी सी वर्किंग करें ना, एक प्रॉपर टीम बनाए और इसको दुनिया में ऐसे मार्केट करें कि मतलब पिंक सोल्ट को हम सही तरह एक्सपोर्ट कर लेना सिर्फ, तो हमारा मतलब ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मतलब कि ये जो रेहान भाई ने बात की है, मतलब कि अगर यहाँ पे किलो की बात की जाए ना, तो पिंक साल्ट है ना, वो इटली में तकरीबन 100 से 200 यूरो में मतलब कि वो 1 किलो में जाता है। तो मतलब कि हमारे पास तो ज़खायरा है खेवड़ा में। तो ठीक बात आपने की है कि हम उसको मतलब कि मैनेजमेंट नहीं ठीक हो रही, सिस्टम ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे ही, आपको एक ये चीज़ बताएं, मतलब कि पीछे किसी भी मुआशरत की बदहाली के पीछे ना, इकॉनमी के पीछे, अगर कोई प्रॉब्लम्स के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको क्या लगता है कोई बड़ी वजह मुआशरत के पीछे? या देखें फिर मतलब शायद
देखें, एक छुपी हुई रीजंस भी कुछ होती हैं, ठीक है। इसमें एक मतलब कई चीज, जिस तरह मैंने एजुकेशन बताया, इसी तरह एक एथिक्स भी है वजह, एक वेडिंग सिस्टम भी हमारा एक उसमें वजह हो सकती है। जिस तरह ये हमारा शादियों का कल्चर है, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए, या फिर हमारी इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छी गहरी दोस्ती होनी चाहिए, ट्रेड खुलनी, मतलब डोर्स ओपन हो, ट्रेड हो रही हो, आना जाना हो इंडिया के साथ, या फिर हम शादी में उनका कल्चर फॉलो ना करें। और देखें ना, एक इंसान है वो सारी जिंदगी पैसा जोड़ता है और एंड पे जाके अपने बच्चों की शादी पे क्योंकि उसने करनी होती है। अगर ये हमारा शादी का सिस्टम, हम इस्लाम को आगे रखें, कल्चर को पीछे रखें थोड़ा सा, तो वही बिजनेस, पैसा बिजनेस में जाएगा, ठीक है। जो बाप है वो अपने बेटे को बिजनेस के लिए पैसा देगा, इसी तरह ससुर अपने दामाद को बिजनेस के लिए मोटिवेट मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी हमारी शादियों में पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल जो वलीमे में वो जो बाद में जो गाड़ियां देते हैं और जो ये जहेज वगैरह देते हैं, वैसे में इस्लाम में ये चीजें जायज ही नहीं है। तो ये सही बात है, आपने हिंदुओं का कल्चर हमने अपनाया हुआ है, तो इसमें तो कोई बात का शक नहीं है कि इस्लाम ने कहा है कि शादी करो, मस्जिद में निकाह करो और चंद बंदों को मतलब कि बिठा के रोटी खिलाओ और दैट्स इट। गौर साहब, आप यकीन करें, एक 50-50 लाख के सूट होते हैं जो एक दफा ही पहनने हैं और उसके बाद वो सारी जिंदगी परे रहते हैं कबड़ में, ठीक है। मैं समझ रहा हूं बात, 50 लाख की यार, कोई आप इस तरह का कोई स्टार्टअप ले लें, कोई बिजनेस करें, मतलब। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपको बताई जाती है, इस्लाम में एक चीज़ है ज़कात, ठीक है। ज़कात आपको पता है कि इस्लाम में है कि जब रियासत मदीना बनी थी तब क्या नाम लेता है, हर कोई बंदा वहाँ पे गरीब नहीं था, समझते हैं, क्योंकि वो सारे इस्लाम के मुताबिक ज़कात वगैरह देते थे। अभी फॉर एग्जांपल अभी हमारी कंट्री में एक चीज़ है कि टैक्स, अभी कुछ लोगों पर टैक्स लगता है, ठीक है, मतलब कि जो अमीर हैं और बहुत ज़्यादा अमीर हैं उन पर टैक्स लगता है। आपको क्या लगता है कि टैक्स भी इस चीज़ के पीछे है, ये जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, ये भैया आप बताएं। जी बिल्कुल, ये है कि टैक्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब यही है कि आवाम का जूस निकाला जाता है, जो गरीब आवाम होती है उनसे टैक्स कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब देखें ना, अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो पहले आप गाड़ी पे फ्रेट चार्जेस के ऊपर दे रहे हैं, फिर उसका टोकन टैक्स वगैरह दे रहे हैं, तो मतलब हर चीज़ पे आपको टैक्स 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 कलेक्ट किए जा रहे हैं। और जो ये बड़े लोग हैं, अब ये बैंक्स में इतने पैसे नहीं रखते, मोस्टली कैश घर में रखना पसंद करते हैं, बिकॉज ये टैक्स से बचना चाहते हैं कि जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी अमाउंट है तो उस पर आप एक सर्टन परसेंटेज आपने एक हुकूमत को पे करनी है, तो उससे बचने के लिए वो अपने जो है वो उसमें अपने घरों में पैसा रखते हैं। अक्सर आप रिपोर्ट भी पढ़ते होंगे, 30 करोड़ एक घर से मिला, 40 करोड़ एक घर से मिला। तो इस वजह से ये जो बड़े बड़े इन्होंने अपने मतलब कि मैं समझता हूँ सोल्यूशंस इन्होंने निकाले होते हैं, लोगों के साथ इन्होंने सेटिंग्स की हुई होती हैं कि हम इनको यहाँ पे पैसा रखवा दें, वहाँ पे पैसा रखवा दें, जिस वजह से फिर प्रॉपरली, और इनके हायर अथॉरिटीज़ के साथ भी इनके कनेक्शंस होते हैं, जिस वजह से प्रॉपर हुकूमत तक जो है वो टैक्सेशन नहीं पहुंच पाती। फिर एट द एंड इनको जो गुड्स हैं, चीज़ों की प्राइजेस उनको अल्टीमेटली ज़्यादा करनी पड़ती हैं और ज़्यादा होती हैं, तो सारा जो बोझ है वो आवाम के ऊपर। अच्छा, ये बताएं रेहान साहब, एक बात बताएं कि मतलब कि आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो टैक्स है ये गरीब पे भी लगना चाहिए कि अमीर पे भी लगना चाहिए, दोनों पे लगना चाहिए कि बस अमीर पे लगना चाहिए? नहीं, दोनों पे ही लगना चाहिए, लेकिन वो गरीब पे किसी और किस्म का लगना चाहिए, अमीर पे थोड़ा सा। लेकिन एक बात ये बताएं कि मतलब कि इतना टैक्स होने के बावजूद भी, मतलब कि पाकिस्तान की ईच एंड एवरीथिंग पे टैक्स लगा हुआ है। एक छोटी सी मैचेस भी लेते हैं ना, मैच भी लेते हैं, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। हर चीज पे टैक्स है ना, घी पे टैक्स है, शैम्पू पे टैक्स है, एवरी एंड ईच एंड एवरीथिंग पे टैक्स है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या फिर भी कर्जे क्यों नहीं उतर रहे? सर देखिए, टैक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, लेकिन फिर उसमें भी कुछ न मतलब तब्दीली लाने की ज़रूरत है। लाइक मिसाल के तौर पे लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, अगर एग्रीकल्चर टैक्स जो होता है, एग्रीकल्चर लैंड टैक्स होता है, बेसिकली इस पे वर्किंग की ज़रूरत है और इस पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे पूरा हमारे पंजाब की 10 करोड़ आबादी है, ठीक है, और चेन्नई, इंडिया का एक शहर है चेन्नई, तो 2020 से 21 के दौरान पंजाब का जितना टोटल टैक्स था ना, 10 करोड़ आबादी पंजाब की, उससे ज़्यादा चेन्नई का टैक्स था लैंड टैक्स, और वो तकरीबन 1 करोड़ उनकी आबादी है। तो हमारा लैंड टैक्स, इसी तरह एग्रीकल्चर। अब ये जो प्रॉपर्टी डीलर सोसाइटीज़ बनाते हैं, सबसे खास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, देखें अगर आप सोसाइटीज़ पे सोसाइटीज़, प्रॉपर्टी डीलर ने इतनी सोसाइटीज़ कर दी हैं, मुझे तो नहीं, मतलब उस वजह से ना हमारी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरह स्टील मिल होती थी, इस तरह की कोई कारखाने टाइप नहीं खोल रहे, प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे जो बाहर, प्रॉपर्टी हाउसिंग स्कीम्स। लास्ट चीज़ इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने हुकूमत को, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने लोगों को प्रॉपर्टी टाइकोन्स को आपने जगह देनी है, तो एटलीस्ट ऑक्शन कराएं, बोली लगवाएं, जो सबसे ज़्यादा प्राइस देगा लैंड की उसको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिफारिशें और पता नहीं क्या क्या चलता है। देखें तैयब भाई,
इस बात पे जो रेहान भाई ने बात की है, मतलब कि अभी फॉर एग्जांपल आपने इकॉनमी के बारे में बताया कि पाकिस्तान की जो मुआशियत की बदहाली के पीछे ये चीज़ें हैं कुछ जो इकॉनमी की प्रॉब्लम्स हैं। अभी आप मुझे एक बात बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने इतने मसाइल देख लिए हैं, अभी आप देखेंगे जो पाकिस्तान के मतलब हर मुल्क में वो मॉडर्न हो चुका है, टेक्नोलॉजी आ गई वहाँ पर, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की IT किस जगह पर खड़ी है इकॉनमी के लिहाज से? सर मैं समझता हूँ कि अगर मैं इंडिया से कंपेयर कर लेता हूँ जापान और अमेरिका से, तो कंपेयर करने का मैं सोच भी नहीं सकता। अमेरिका इस वक्त टेक्नोलॉजी में कम से कम, सॉरी अमेरिका कह रहा हूँ, इंडिया हमसे 10 साल टेक्नोलॉजी में आगे है। और उसमें सर देखिए ये सारे मसले हल हो सकते हैं, लेकिन उसका एक ही सोल्यूशन है, अगर आप अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी फैली हुई है, कौन सा इन्वेस्टर आपके पास आएगा? मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? बाहर के गोरे आपको आगे कैसे आपको मोटिवेट करेंगे? वो तो मतलब आपकी एक मुल्क की इमेज ही बाहर जा रही है कि दहशतगर्द मुल्क है, यहाँ पे ना जाओ इस तरह। तो मतलब कि किस तरह लोग आपको इस तरह के मोटिवेट करेंगे, किस तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी आपके पास? और सबसे बड़ी बात होती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो आप तब मंगवाएंगे जब आपके पास उस चीज से रिलेटेड अवेयरनेस होगी। काफी लोगों को काफी मॉडर्न चीजों का पता ही नहीं है, क्योंकि अच्छा एक इसमें बात मैं ऐड करने जा रहा हूँ कि क्या नाम था, फॉर एग्जांपल अभी कह रहे हैं पाकिस्तान में ना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। अभी रिहान भाई एक बात बताएं कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट आपको नहीं लगता कि अगर काफ़ी सारे बंदे मतलब कि पाकिस्तान में अभी जो ग्रेजुएट बंदे भी वो मैं देखा है मैंने, वो भी क्या नाम लेता है, वो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। अब एक बात बताएं कि अगर IT पे सारा चीज़ ये टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट कर दिए, ऑनलाइन जॉब्स पे कन्वर्ट कर दी जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है? सबसे पहले तो मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि तकरीबन जो इंडिया की IT एक्सपोर्ट है ना, वो आई थिंक 100 बिलियन या 200 बिलियन के करीब है, ठीक है, और पाकिस्तान की $2 बिलियन है, बहुत कम है। बहुत। अब अगर हम उनका कंपैरिजन इलाके या आबादी के हिसाब से करते हैं, फिर भी हम बहुत उनसे IT एक्सपोर्ट में पीछे हैं। दूसरी चीज़, पाकिस्तान में एक भी यूनिकॉर्न नहीं है। यूनिकॉर्न होता है $1 बिलियन प्लस की कोई कंपनी, पाकिस्तान में एक भी नहीं, और इंडिया में 100+ है। तो वो उन्होंने माहौल, उनको इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड किया कि वहाँ पे लोग स्टार्टअप लेने का मतलब दिल रखते हैं, जिगरा रखते हैं, स्टार्टअप लेते हैं। और टेक्नोलॉजी कैंपेन चलानी पड़ेगी ना। फिलहाल वैसे कुछ प्रोग्राम हुकूमत ने लॉन्च किए, लेकिन कैंपेन चलानी चलो पड़ेगी। आपने अभी हमने काफ़ी सारे मसाइल इस पे, अभी तैयब भाई ने एक बात की थी, उनके उसके बाद में मैंने फोकस किया था कि फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी की सबसे बड़ी वजह है पॉलिटिकल बिहेवियर। आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल बिहेवियर है मुआशरत के पीछे, इसकी बदहाली के पीछे? देखिए इसमें मैं पॉलिटिशियंस को तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ हमने स्टेबिलिटी की बात की, स्टेबिलिटी बात देखें, हाँ डेफिनेटली बात ठीक है, लेकिन इस पे मैं तो अपना यही तजिया रखता हूँ। देखें कि यार जो भी आए, कम से कम पाकिस्तान में ना 15-20 साल के लिए आए, जो भी आए। इमरान खान है, बिलावल भुट्टो हैं। अब देखें बिलावल भुट्टो आए, और मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, वो आए और अगले 10-15 साल एटलीस्ट उनको कोई भी ना छेड़े और वो प्राइम मिनिस्टर है, तो हमारा मुल्क देखिएगा आप कहां जाता है। मतलब कोई भी हो, आप ये कहना चाहते कोई भी आए उसको एक वक्त दिया जाए, मतलब कि ये चीज है कि पाकिस्तान में अभी तक जितने भी मतलब के प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, PM जितने भी आए हैं, वो अभी तक अपना 5 साल का टेन्योर पूरा ही नहीं कर पाए। वो मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे बेसिकली वजह ये है कि हम हैं गुलाम कौम, ठीक है। हम अपने पाँव पे कैसे खड़े हो सकते हैं जब हमारी इकॉनमी ही एड के ऊपर चलती है। अब हमें एड कौन से दे रहे हैं? जो बाहर के ममालिक हैं, जो बाहर की जो ममालिक हैं, उनकी जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट्स हैं, वो हमें ऑर्डर देती हैं। क्योंकि वो क्यों हमें ऑर्डर देती हैं? क्योंकि हमारा मुल्क कहीं ना कहीं उनके जो एड्स हैं उनके ऊपर चल रहा है। तो आप क्या एक 15-20 साल के लिए आप एक आज़ाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैसे लेके आ सकते हैं? क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं जो एस्टैब्लिशमेंट है, कहीं ना कहीं बाहर की हुकूमतें उनको डिक्टेट मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं, कि जब फॉर एग्जांपल जाहिर बात है, जब हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, अब IMF कल को हमें कहता है कि मेरा डॉलर 310 पे कर दो या 320 पे कर दो। अब आपको पता है कि डॉलर 310 पे ट्रेड कर रहा है आजकल, ठीक है। अभी क्यों? ये इस वजह से क्योंकि उनकी शराइत हमको माननी पड़ती हैं, वो इसलिए माननी पड़ती है। अगर हम नहीं मानेंगे तो वो हम बैंकरप्ट कर देंगे हमें, ठीक है, हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। हमारे मुल्क में कोई बंदा ना, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकेंगे। ये खेल कब खेलेंगे हम? नहीं, क्योंकि IMF की हमें बातें माननी पड़ती है। अगर नहीं मानेंगे ना तो कल को हमें कर्जा भी नहीं देंगे और हम किसी के साथ एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, और यहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। अच्छा, एक दूसरी चीज़, अभी एक बात मैं तैयब भाई आपसे ही पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि मुआशरत जो इकॉनमी का प्रॉब्लम आई है, इकॉनमी की प्रॉब्लम्स आई हैं पाकिस्तान में, उनके साथ क्या तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं? सर तब्दीलियाँ तो सबसे पहले सबके आगे इन्फ्लेशन है। हर चीज़ पाकिस्तान 47% इन्फ्लेशन, एवर हाईएस्ट जो ये इन्फ्लेशन हम फेस कर रहे हैं इस वक्त। और ये
और दूसरा ये है कि हर चीज़ की कीमतों में सबसे बड़ी, और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, क्योंकि पहले जो कंपनीज बिजनेस करती थी वो लेबर रखी थी। अगर मैं ऑटो इंडस्ट्री को मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं उस फील्ड का ही बंदा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पीछे पूरी ऑटो इंडस्ट्री की एक वेंडर इंडस्ट्री भी होती है जो पार्ट्स आपको सप्लाई करती है, और वेंडर इंडस्ट्री में हजारों और मेरे ख्याल से लाखों तो ये तक भाई का आप होता है। देखिए, आप ट्रेड मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, साथ साथ आप ऑटो में भी काम करते हैं। ये मतलब कि आप एक फॉर एग्जांपल आप देखो ना कि आपको काफी सारे हुनर हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है जो ट्रेड मार्केट में जब डॉलर की कीमत ऊपर नीचे होती है, पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान होता है? सर मैं यही तो आपको कह रहा हूँ ना कि जिस तरह हमारा रुपया डी वैल्यू हो रहा है, तो हमारी चीजें ऑटोमेटिकली महंगी हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो बाहर को देने के लिए हमारे पास हमारे बैंक्स में डॉलर है ही नहीं। तो फिर हमें वो जब आपका डॉलर आपका जो है वो बाहर जाता जाएगा, हमारे पास डॉलर है नहीं हमारे मुल्क में। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में मतलब कि जो डॉलर की डेफिशिएंसी के साथ हमारे मुल्क में काफी सारी तब्दीलियां रूनुमा हो रही। अभी देखें ना आप रेहान भाई, आप देखें मतलब कि आपको क्या लगता है किस सवाल है? फॉर एग्जाम्पल के ये जो मुआशरत की बदहाली है, मतलब इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी बहुत नीचे चलेगी, हमारा रुपया मतलब हमारी रुपीज़ को कोई देखता ही नहीं है। अभी हमारी रुपये को कोई बंदा वो देखते नहीं, पाकिस्तान की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसके पीछे और क्या क्या मतलब कि इसके साथ क्या तब्दीलियां पाकिस्तान में रूनुमा हो रही हैं? फिर पाकिस्तान में तब्दीलियां आपके सामने भी एक हमने अल्लाह सबको जन्नत में आला मुकाम अता करे, जो हमने भी सुना है यूनान का वाकया, वो जो हमारे पाकिस्तान देखे ना वो सारे नौजवान, तो ये इसका एक आफ्टर इफेक्ट है कि लोग यानी कि उनके पास वो मतलब बाहर इतना डेस्परेटली जाना चाह रहे हैं कि वो उनको कोई भी रास्ता मिला है तो अख्तियार करें। अच्छा देखिए, इसका यार सिंपल हल है। आप एक तो एजुकेशन अपना, जापान के बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो वो पहला घंटा उनका जो लेक्चर है वो सफाई पे होता है। वो इसलिए नहीं कि उनके पास आया के पैसे नहीं है देने के लिए, वो इसलिए कि वो कब्र तक जाने में उनका जहन इस तरह ही माइंड वॉश रहे कि यार सफाई सबसे पहले है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पे मैनेजमेंट अच्छी है? हाँ यार देखें ना, आप उस पर काम करें, आप एथिक्स पे काम करें, आप जो जिसकी हुकूमत है, अच्छा जिसकी मर्जी से मुराद ये नहीं कि जिसकी मर्जी, कहने का मतलब जो एलिजिबल हैं, जो वोट लेके आए हैं, वो चाहे बिलावल भुट्टो है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, जो आए यार वो कम से कम 10-15 साल कोई एक शख्स तो दे के जाए, आप फिर देखिएगा कहाँ पे जाता है। और बाकी कौन, मैं समझ रहा हूँ मतलब कि आपका मेन रीजन वही है कि जी स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा ये भाई मैंने आपसे बात करनी थी कि यार आप, और जारी बात है ट्रेड मार्केट के साथ साथ आप ऑटो में भी मार्केट में भी काम करते हैं, तो आपको ये इकोनॉमी के डेफिशिएंसी के साथ मतलब कि जो हमारी इकोनॉमी ख़राब हो रही है, इसके साथ साथ ऑटो मार्केट को क्या मसाइल आए हैं? सर ऑटो मार्केट को इन्फ्लेशन का ही सबसे बड़ा मसाइल आया है कि जैसे ही अब हमारी सबसे बड़ी, मैं कहता हूँ कि मसला हमारी ऑटो इंडस्ट्री में ये है कि हमारे यहाँ पे लोकलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे चीज़ें नहीं बनेंगी, बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है टैक्सेस होते हैं, फ्रेट चार्जेस वगैरह होते हैं, तो वो डाल के सारा कुछ एक प्राइस जो है ना, वो अगर 20 रुपये की, तो टैक्सेस ही हमारे उससे ज़्यादा होते हैं, 40-60 रुपये की वो आपको चीज़ पड़ रही होती है। अब देखें ना, अब देखें फॉर एग्जांपल होंडा भी अपनी क्या नाम था यहाँ पे इंडस्ट्री खत्म कर रही है, होंडाई भी खत्म कर रही है, ठीक है, शेल ब्रांड भी छोड़ के, शेल भी ब्रांड छोड़ के जा रहा है। ये इकोनॉमी के बड़े मसाइल हो सकते हैं। तो अभी हमने इतने मसाइल को हमने डिस्कस किया है। अब आप एज आ ट्रेड मार्केट एक्सपर्ट होने के नाते आपको क्या लगता है कि इनका क्या हल हो सकता है? सर अगर ट्रेड मार्केट में और ऑटो इंडस्ट्री की बात करूं तो मैं कहूँगा लोकलाइजेशन करें, जितना मैक्सिमम, जितना इन्फ्लेशन है आपको नहीं पता कब जाएगी, लोकलाइजेशन ही इसका वाहिद हल है। लोकलाइजेशन करें ताकि आपकी जो बाहर से इंपोर्ट का जो आपके ऊपर एक सरदर्द होती है वो कम से कम हो, और आपके लोकलाइजेशन के थ्रू जितनी आप आवाम को अपनी तरह से रिलीफ पहुंचा सकते हैं हम पहुंचा सकें। और आपको क्या लगता है कि इस मतलब कि ये जो इकोनॉमी की इन्फ्लेशन है, मतलब कि ये डेफिशिएंसी हो गई है डॉलर की, मतलब कि क्या लगता है आपको, क्या इसके क्या हल हो सकते हैं? देखें जिस तरह तैयब भाई ने कहा वो ठीक है कि लोकलाइजेशन होनी चाहिए इंडस्ट्री की और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो भी है, और इसके अलावा हम सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं जो बेसिक चीज़ें थी। लेकिन यार देखें बात यह है गौहर साहब, मेन बात यह है कि मुर्शिद पाक इनोवेशन ज़रूरी है, इनोवेशन ज़रूरी है, रिसर्च पे पैसा खर्चें, थोड़ा सा डेवलपमेंट पे पैसा लगाएं। एक बच्चा अगर छोटा बच्चा उसके जहन में अगर कुछ चीज़ है यार ये मैं चीज़ दुनिया में ईजाद कर सकता हूँ, ये बना सकता हूँ, तो उसको अपने सिस्टम पर यकीन हो, मुझे सपोर्ट करेगा। आपने बात बहुत अच्छी की है। बात मैंने लास्ट में आपको पूछनी थी कि मतलब कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत कोई भी हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि असल जो तदाबीर है, मुझे जो तदबीर इख्तियार करनी चाहिए हुकूमत को, वो क्या हो सकती है? इसमें ओवरसीज बहुत मैटर करते हैं। ओवरसीज़ के साथ इनका अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, अगर गवर्नमेंट के इनको प्रोटोकॉल दें ओवरसीज़ को, ठीक है, तो जितना ही उनको बेनिफिट देंगे ओवरसीज़ को, ओवरसीज़ उतना पैसा बाहर भेजेंगे। और एक दफ़ा पूरी दुनिया में यार एक दफ़ा फैसला करना पड़ेगा, इनको ऐलान करना पड़ेगा पूरी दुनिया के पास जाए, इस्लामिक मुल्क के पास, कि यार एक दफ़ा जितना पैसा एक दफ़ा हमें बस दे दें, इन्वेस्ट करवा दें,
तो उसके बाद फिर बाकी टाइम मिले उस हुकूमत को। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी स्टेबल होती है, अगर हम इसको स्टेबल करते हैं तो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ जी, पे आएंगे, बिल्कुल। यहाँ पे लोकलाइजेशन भी होगी, यहाँ पे एप्पल जैसी कंपनीज के स्टोर्स भी खुलेंगे, यहाँ पे जो मतलब कि जितनी भी चीज़ों की डेफिशिएंसी है वो भी खत्म होगी। तो मतलब कि यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे लोग टूरिस्ट की शक्ल में भी आएंगे। ये मतलब बड़ा पहले आते थे, अभी टूरिस्ट भी नहीं आते। हाँ जी, अभी ये देखिए आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है क्यों? tourism क्योंकि वाला। हमारी इमेज बड़ी खराब बन चुकी है ना बाहर की ना। अभी फॉर एग्जांपल कि वो समझते हैं कि मुसलमान, पहले तो मुसलमान को पहले बड़ा मुसलमान खराब हुआ पड़ा है कि वो कहते हैं दहशतगर्द ही मुसलमान है। तो वैसे भी हम मुस्लिम कंट्री है, वी आर मुस्लिम, हमें प्राउड है अपने आप पर। लेकिन चीज़ ये है कि मतलब कि हमें इन सारी चीज़ों पे काम करने के लिए सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को मतलब कि उनको समझना चाहिए कि हमें स्टेबल करना है इसको, और हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए स्टेबिलिटी ज़रूरी है। अगर हम इसको स्टेबल करते हैं, अगर हम इसको स्टेबल करते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, हमारी लोकलाइजेशन होगी, स्टोर्स खुलेंगे, मतलब कि यहाँ पे खुशहाली आएगी। तो हमारी मुआशरत इस तरीके से दोबारा खुशहाली, हमारी मुआशरत में दोबारा इस तरीके से खुशहाली आएगी। अच्छा, तो थैंक यू आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक था। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको ये अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि कोई मुल्क कैसे अपनी मुआशरत की बदहाली की तरफ जाता है और कैसे मुआशरत की बदहाली को खुशहाली में तब्दील करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान गोहर एजाज को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।